नमस्कार और स्वागत है आपका थीम 9 के औद्योगिक क्रांति के पहले सत्र में। बच्चों, इसे आसान बनाने के लिए इस विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम करेंगे औद्योगिक क्रांति का अर्थ और अवधारणा, यह ब्रिटेन में पहले क्यों शुरू हुआ और कोयले और लोहे के आविष्कार के बारे में। और बच्चों, दूसरे भाग में हम करेंगे स्टीम इंजन, कपास की कटाई, बुनाई, नहर और रेलवे से संबंधित आविष्कार और आविष्कारकों के बारे में। और तीसरे भाग में हम करेंगे औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह के विरोध आंदोलन हुए और औद्योगिक क्रांति पर इतिहासकारों और विद्वानों ने क्या-क्या बहस की। बच्चों, पिछले अध्यायों में आपने मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण विकासों, जिसमें सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, यूरोपीय और अमेरिका के लोगों के बारे में पढ़ा है। जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि कुछ घटनाएं जो हमारे आधुनिक दुनिया को बनाने में योगदान करती हैं, धीरे धीरे इस अवधि में वह विकसित हुई और विशेष रूप से मध्य 15वीं शताब्दी के बाद से। विश्व इतिहास की कुछ घटनाओं ने आधुनिकीकरण के लिए एक संदर्भ तैयार किया। और क्या आप सोच सकते हैं कि वो क्या था? जी, पहला था औद्योगिक क्रांति और दूसरा राजनीतिक क्रांतियों की एक श्रृंखला। तो इस अध्याय का नाम यही है, औद्योगिक क्रांति। अब पहले मुझे इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या औद्योगिक क्रांति फ्रांसीसी क्रांति या रूसी क्रांति के समान थी, जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं? क्या यह उद्योगों की क्रांति थी? क्या यह नए उद्योगों की स्थापना से संबंधित थी? लेकिन उन्होंने नए उद्योगों को क्यों और कैसे पेश किया? कुछ इतिहासकारों ने औद्योगिक क्रांति के शुरुआती आविष्कारों को एक अलग रूप में वर्णित किया है। इसका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि यह सारी बातें सच हैं? इसी बात को समझने के लिए आपको चैप्टर या थीम 7 के बदलते सांस्कृतिक परंपराओं को याद करने की आवश्यकता है। बच्चों, वहां हमने पुनर्जागरण के बारे में चर्चा की थी, जो विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के प्रति रुचि के पुनरुद्धार से संबंधित था। जब हमने विज्ञान कहा तो इसका मतलब है नई तकनीक। जैसे आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। जरा उस समय के बारे में सोचिए जब कोई तकनीक नहीं थी। कपड़ा, परिवहन, संचार, मशीनों के परिप्रेक्ष्य में सोचिए जरा। हम मशीनों से बनी कई चीजों का आज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप सभी मशीनों से बनी चीजों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मुझे पता है, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए बच्चों, पुनर्जागरण ने नई और वैज्ञानिक सोच का मार्ग प्रशस्त किया। पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ और पूरे यूरोप में फैल गया। इंग्लैंड में पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। सोचिए कि इस नए तरीके का मतलब औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारे बदलाव किए और पुनर्जागरण ने इसकी नींव रखी। पुनर्जागरण जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। लेकिन इस अध्याय के बारे में बताने से पहले मैं चाहती हूं कि आप इन दोनों चित्रों को देखें और परखें। यह देखिए तस्वीर बच्चों, इन चित्रों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? क्या आप किसी परिवर्तन या बदलाव को देख सकते हैं? जी हाँ बच्चों, किस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने बदलाव लाए, यह इन चित्रों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। यह बदलाव आपको औद्योगिक क्रांति और विज्ञान में एक तालमेल दिखाता है और औद्योगिक क्रांति में विज्ञान की कुछ विशेषताएं भी निहित हैं। विज्ञान भी उस क्रांति की कई विशेषताओं को वहन करता है, जिसको हम जल्दी ही समझने की कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य से औद्योगिक देशों के इन विकासों ने अपनी औपनिवेशिक पकड़ को और मजबूत या विस्तारित किया। भारत औद्योगिक क्रांति के लगभग उसी समय औपनिवेशिक प्रभाव में आ गया और हम सब भारतवासियों ने सभी नकारात्मक प्रभावों को झेला। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, औद्योगिक क्रांति थी क्या? इसका और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? चलिए देखते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों ने फ्रांस में खासकर जॉर्ज मिशेल और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया। यह उद्योगों के क्षेत्र में महान परिवर्तन को संदर्भित करता है, जब
हाथ से माल के उत्पादन को कारखानों में मशीनों की मदद से बदल दिया गया। 1780 से 1850 के लगभग ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तकनीक और उत्पादन के संगठन में क्रांति ला दी। चलिए इस औद्योगिक क्रांति को कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम आर्थिक कारकों की बात देखें तो सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार, कोयला खनन में 1780 से 1820 तक कपास और लोहे के उद्योगों में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई। और अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो 1760 और 1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में काफी बढ़ोतरी हुई। ये तिथियां जॉर्ज तृतीय के शासनकाल से चलती हुई आई हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि गृह युद्ध ने भी रेल मार्गों के उत्पादन और विस्तार को और प्रोत्साहित किया। प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के कारण तेल ईंधन की वृद्धि के साथ औद्योगिक रण भी बढ़ा। बढ़ते हुए कर्मचारियों की संख्या कैसे बढ़ी? क्योंकि अप्रवासी काम करने के लिए आने को तैयार हो गए। प्रौद्योगिकी की वजह से नवीनता आई। नए व्यावसायिक पहलुओं ने विकास को और भी प्रोत्साहित किया। सरकार की नीतियों ने भी व्यवसायों और प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहित किया। क्या आप ब्रिटेन में शुरू की गई औद्योगिक क्रांति को जानते हैं? कभी सोचा है कि यह वहां क्यों शुरू हुई? बच्चों, असल में 17वीं शताब्दी के बाद ब्रिटेन राजनीतिक रूप से स्थिर था। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को एक राजशाही के तहत एकीकृत कर दिया गया था। इसका मतलब यह था कि राज्य में एक कानून, एक मुद्रा और एक बाजार था जो स्थानीय अधिकारियों द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा इंग्लैंड के नियंत्रण में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार था, जिसने औद्योगिक क्रांति के विकास में काफी मदद की। अगर हम कस्बों की बात करें तो 18वीं शताब्दी से यूरोप में कई कस्बे मतलब क्षेत्रफल और जनसंख्या के माध्यम से बढ़ रहे थे। अधिकांश यूरोपीय शहरों की आबादी 1750 और 1800 के बीच दोगुनी हो गई। उनमें से सबसे बड़ा था लंदन, जो देश के बाजारों के केंद्र के रूप में काम करता था। और तो और इनके पास बहुत बड़ा शहर भी था और लंदन ने भी वैश्विक महत्व हासिल कर लिया था। और अगर हम वित्तीय स्तर पर देखें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में कर दी गई थी। और बच्चों, इसके साथ कोयला और लौह अयस्क जो महत्वपूर्ण कच्चे माल के स्रोत थे, उनको लेकर 1709 में अब्राहम डार्बी ने ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया। इस अवधि में दुनिया का पहला लोहे का पुल भी बनाया गया। और इसी के साथ साथ अगर हम कृषि क्रांति को भी इससे संदर्भित करें तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक बदलाव के रूप में सामने आया था, जिसे बाद में कृषि क्रांति के रूप में वर्णित किया गया। यह वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े लोगों ने अपनी संपत्ति के आसपास के क्षेत्रों को खरीद लिया था, मतलब वहां के छोटे छोटे खेतों को खरीद लिया था और गांव की सामान्य भूमि को घेरा कर लिया था। कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की एक नींव रखी। और बच्चों, इसके साथ साथ अगर हम भौगोलिक कारणों की भी व्याख्या करें तो हम देखेंगे कि 17वीं शताब्दी में वेल्स और स्कॉटलैंड एकीकृत हो गए थे। लंदन सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ वैश्विक व्यापार का शहर भी बन गया था। इंग्लैंड ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपने कई उपनिवेश बना लिए थे। जैसे हमने देखा कि भारत भी इंग्लैंड का एक उपनिवेश था और वहां से कच्चा माल सस्ते दामों पर वह प्राप्त कर रहा था। 18वीं शताब्दी तक वैश्विक व्यापार का केंद्र इटली और फ्रांस के भूमध्य बंदरगाह और हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक बंदरगाहों से स्थानांतरित कर दिया गया था। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में 10-26 हजार से अधिक आविष्कारों में से आधे से अधिक मतलब 1782 से लेकर 1800 की अवधि के बीच सूचीबद्ध किए गए थे। और इनसे क्या हुआ होगा, आप सोच सकते हैं? जी, इनसे बहुत सारे बदलाव हुए। बच्चों, आज हम इसी के संबंध में 4 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, लौह उद्योग का परिवर्तन। दूसरा, कपास की कटाई और बुनाई। तीसरा, भाप शक्ति का विकास। और चौथा, रेल का आना। चलिए कोयला और लोहे से शुरुआत करते हैं। उस कोयले और लौह अयस्क में इंग्लैंड काफी भाग्यशाली था।
मशीनीकरण के लिए मुख्य सामग्री भरपूर मात्रा में उपलब्ध थी, जैसा कि विभिन्न खनिज, सीसा, तांबा और टिन, जो कि उद्योग में काफी उपयोग में लाए जाते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी तक प्रयोग करने योग्य लोहे की काफी कमी थी। उस वक्त लोहे को गलाने वाली प्रक्रिया द्वारा शुद्ध तरल धातु के रूप में अयस्क को निकाला जाता था। सदियों से लकड़ी का कोयला, मतलब जिसे हम जली हुई लकड़ी की बात करते हैं, का उपयोग गलाने की प्रक्रिया के लिए किया जाता था। इस समस्या का समाधान सालों पहले मांगा गया था, जिसका समाधान लौह पुरुषों मतलब डार्बी फैमिली या डार्बी परिवार द्वारा किया गया था। आधी सदी में इस परिवार की 3 पीढ़ियों मतलब दादा, पिता और पुत्र, सभी को अब्राहम डार्बी ही कहा जाता था, और यह सब धातु उद्योग में एक क्रांति लेकर आए। इसकी शुरुआत 1709 में पहले अब्राहम डार्बी द्वारा की गई। उनका आविष्कार था एक ब्लास्ट फर्नेस। इस आविष्कार का मतलब यह था कि भट्टियों को अब चारकोल पर निर्भर नहीं रहना होता था, बल्कि बाकी आविष्कारों द्वारा इस प्रक्रिया को और भी परिष्कृत किया गया। अगर हम दूसरे डार्बी की बात करें तो लोहे से गढ़ा लोहा, मतलब जो कम भंगुर वाला होता था, उसे विकसित किया गया। हेनरी कार्ट ने पोखर भट्टी और रोलिंग मिल को डिजाइन किया था। अब लौह उत्पादनों की व्यापक रेंज का उत्पादन भी संभव हो गया था। 1770 के दशक में, मतलब 1779 में, तीसरे डार्बी ने कोल ब्रुकडेल में दुनिया का पहला लोहे का पुल बनाया। उत्कृष्ट कोकिंग कोल और उच्च श्रेणी के लौह अयस्क रखने में ब्रिटेन काफी भाग्यशाली था, क्योंकि कोयला क्षेत्र तट के पास थे और जहाज निर्माण में इससे काफी वृद्धि हुई, और इसका प्रभाव यह हुआ कि वह क्षेत्र शिपिंग व्यापार में काफी बढ़ गया। और बच्चों, एक बात और बताऊं कि आविष्कार तो हुए, पर यह पता लगाना काफी दिलचस्प है कि वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इन आविष्कारों को किया, मतलब जिन्होंने इतने सारे परिवर्तन लाए। बात करने की बात तो यह है कि क्या वह प्रशिक्षित वैज्ञानिक थे? बच्चों, आपको जानकर बहुत अचंभा होगा कि कुछ आविष्कारक बुनाईगिरी का काम करते थे, कुछ बढ़ईगिरी मतलब कारपेंटर थे, कुछ नाई थे, और तो और विग बनाने वाले कौशल से भी परिचित थे, और टेक्नोलॉजी को तो बहुत ही कम जानते थे। तो बच्चों, मैं जो कहना चाहती हूँ वो यह बात है कि अधिकांश आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के आवेदन से अधिक दृढ़ संकल्प, रुचि, जिज्ञासा के कारण हुए। किसी बात को जानने की चाह तो बहुत जरूरी है, और कुछ के लिए जुनून बहुत मायने रखता है। अगर आप भी किसी विषय को समझना चाहते हैं तो आपको उस दिशा में सोचना होगा। और एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। तो इस एपिसोड में इतना ही, और बाकी बचे टॉपिक्स को हम अगले सत्र में करेंगे। अब समय है प्रश्न और उत्तर का। पहला प्रश्न, ब्रिटेन में किस अवधि को पहली औद्योगिक क्रांति कहा जाता था? प्रश्न 2, औद्योगिकरण के इस अवधि की क्या विशेषता थी और ये औद्योगिकरण की दूसरी चरण से किस प्रकार भिन्न थी? प्रश्न 3, उन कारकों की जांच कीजिए जो ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति का कारण बनी। प्रश्न 4, 1780 से 1850 के दशक में ब्रिटेन के औद्योगिकरण में व्यापार, वित्त और शहरों के विकास के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। और बच्चों, अब है सबसे रुचिकर काम, जिसे हम बोलते हैं एक्टिविटीज टाइम। एक्टिविटी नंबर 1, कल्पना कीजिए कि आप 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन के व्यापारी थे। अपने देश में कारखाना स्थापित करने से पहले आप किन पूर्व स्थितियों पर विचार करेंगे, उसकी एक सूची बनाइए। एक्टिविटी नंबर 2, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में और दुनिया के अन्य हिस्सों में विकास पर चर्चा कीजिए, जिसने ब्रिटिश औद्योगिकरण को और भी प्रोत्साहित किया। और इसके साथ हम इस सत्र के अंत में आ चुके हैं। और बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यह सारी एक्टिविटीज़ को किसी भी रचनात्मक माने क्रिएटिव डायमेंशन आप उसे दीजिए,
और इसके साथ साथ इस चैप्टर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। सो इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद और नमस्कार।